डियर स्टूडेंट्स, बच्चों हमने साइंस पब्लिकेशन का एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाया था, जिसका मैंने आपको पार्ट 1 सॉल्व करवा दिया है। पार्ट 1 में हमने करे थे बच्चों 19 क्वेश्चन सॉल्व करवे थे। आज उसके बाद के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको ये मॉडल पेपर सॉल्व करना अच्छा लग रहा होगा। एक चीज़ और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अपने अपने कमेंट्स में अपने अपनी क्वेरीज लिखते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं मैम ये वाला वीडियो बना दो, ये वाला बना दो। बच्चों ट्रूली कह रही हूँ, मेरे पास टाइम ना बहुत ही कम बच पाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं, आप इस साल हो जाएंगे एक महीने बाद या 2 महीने बाद, एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर रिक्वेस्ट डालते हैं कि मैम एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना उसकी वीडियोस हमें चाहिएंगी। तो एक्चुअली क्या देखो, मेरे स्कूल के स्टूडेंट भी हैं 11th से जो 12th में आए हैं, उनके लिए भी एनसीईआरटी बनानी होती है, तो मुझे वहाँ भी वर्क करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैम की परेशानी समझा कीजिए। जहाँ मुझे लगता है कि आसानी से भी मैं आंसर दे पा रही हूँ आपको ईजीली, जहाँ टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हो रहा है, मैं आपके आंसर्स देने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैम को समझिए। अलग अलग रिक्वेस्ट आप डालते हैं, मैम ये करवा दो, ये करवा दो, थोड़ा सा पॉसिबल मेरे पास भी नहीं हो पाता, टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है। एक वीडियो बनाने के लिए हमें भी बहुत सारा टाइम देना होता है बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैम का भी ध्यान रखा कीजिए कि मैम आपकी क्वेरीज सॉल्व करने की, आपकी जो भी होती है रिक्वायरमेंट, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, चलो अब अपन कर लेते हैं आगे 20 क्वेश्चन से स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों 20 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक 4th जो क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एक स्टूडेंट था, उसने मुझे यहाँ पर पॉइंट आउट किया, नाम मेरे को नहीं पता है, कि मैम ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। तो बच्चों मैं बिल्कुल कमिट करती हूँ, एग्री करती हूँ, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है कि ये वाला जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है और ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों में काम करता है। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर मैंने आपको ए और बी दोनों बताया था, इसकी जगह आंसर लगा लीजिए आप पोटेशियम परमैंगनेट कैमोनोफोर। आइए बच्चों आगे स्टार्ट कर। एंड स्टूडेंट्स, मुझे आपकी एक हेल्प की नीड है। अगर आपको लगे कि हाँ मैम की हेल्प करनी चाहिए, आप अभी 12th में जिस स्कूल में है, प्लीज़ जो भी आपके जूनियर्स हैं जो इस साल 11th से 12th में आए, उन तक इस चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आपको भी कहीं ना कहीं से मिला होगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा मैम मुझे ये चैनल है ना थोड़ा लेट मिला था, मुझे काश पहले मिल जाता। तो कहीं ऐसा नहीं हो एनसीईआरटी के बच्चे भी उनको जब मिले तो वो भी यही चीज़ कहें। मैं पूरा कोशिश करूँगी एकदम बच्चों को अच्छे से करवाने की। बच्चों तो कोशिश कीजिएगा कि ये चैनल जो है अपने जूनियर्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी इसकी बेनिफिट्स पहुँच पाएँ। जैसे आप लॉकडाउन में पढ़ रहे थे, इसी तरह से उनको भी नीड होगी बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। 19th क्वेश्चन का सबसे पहला है गाटरमान कोच रिएक्शन। इसको सॉल्व करने के लिए एक नया पेज ओपन कर लेते हैं बच्चों हम यहाँ से, उसमें आपको सॉल्व करवा देते हैं। यहाँ से देखिएगा, गाटरमान कोच वाली जो रिएक्शन है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड है। यहाँ पर रिएक्शन होती है बच्चों फिनॉल की। किससे होती है? HCl और HCN से होती है यहाँ से रिएक्शन। तो पहले HCl और HCN को हम करके दिखा देते हैं कि HCl और HCN कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे इस तरह से होता है। इसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ क्या आता है प्लस। इसी तरह से Cl पे प्लस और H पे क्या आता है माइनस। तो प्लस को तो माइनस पे जोड़ दीजिए और माइनस को प्लस को, मतलब H कहाँ जुड़ेगा? नाइट्रोजन पे। Cl कहाँ जुड़ेगा? कार्बन पे। तो अपने पास क्या जुड़ गया? HCCl डबल बॉन्ड N और यहाँ क्या जुड़ गया? H। इसको नाम होता है बच्चों क्लोरोएल्डिमिन। ठीक है, अब इसके बाद आप फिनॉल जो है अपना उसको काम में लीजिएगा, और फिनॉल की जो पैरा पोजीशन है यहाँ पर होता है बच्चों H। अब ये यहाँ पर HCCl डबल बॉन्ड NH ये चीज़ होती है। ये जो H होता है बच्चों, ये Cl से रिएक्शन करके HCl बाहर निकाल देता है। एक सेकंड बच्चों, ये यहाँ पे इस तरह से बाहर निकाल देता है। जो बचेगा यहाँ से वो देखिए क्या बना, यहाँ से ये OH हुआ, यहाँ पर CH हुआ, ये डबल बॉन्ड NH हुआ। आगे इसको हमें करना होगा जल अपघटित, मतलब पानी से इसको तोड़ना होगा। जब तोड़ेंगे यहाँ से इसको, तो बच्चों नाइट्रोजन की तरफ आएगा H और इसकी तरफ आएगा बच्चों अपना OH। यहाँ H और यहाँ OH। तो यहाँ आप जब देख रहे हैं कि ये क्या बन के निकल गया है बच्चों, ये यहाँ पर अमोनिया बन के निकल गया है। और जो बच गया है वो देखिए क्या बचा अपने पास, OH, CH, ये OH और ये OH। क्या बाहर निकल गया बच्चों? H2O। जो बचा वो आप देख लीजिए क्या बच गया यहाँ से, ये बन गया अपने पास OHCH। नाम क्या है इसका? पैरा पोजीशन है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड यहाँ से आंसर बन गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको बैक कर लेते हैं अपने पास। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। वुड्स अभिक्रिया खूब बार करवा दी है बच्चों। एथिल क्लोराइड, इसकी जो PDF है बच्चों वो मैंने आपको डाल भी दिया है। सॉल्व की नहीं कहूँगी, अनसॉल्व की डाली है, क्योंकि मैं यहाँ से डिलीट करती जाती हूँ। ये अपने पास हो गई वुड्स अभिक्रिया। ठीक है,
फिंकलस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, RX की अभिक्रिया NaI से कराई जाती है तो NaX बाहर निकल जाता है और RI बन जाता है और NaX, और यहाँ पर एक इसकी उपस्थिति में होती है, ये अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में होती है। बच्चों जिसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना, उसको यहाँ प्रैक्टिस करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। मॉडल पेपर होते ही इसीलिए आप प्रैक्टिस कर सको, शॉर्टकट मारने के लिए कभी नहीं होते हैं बच्चों। क्यूमीन से फिनॉल, सबसे पहली बात तो क्यूमीन होता क्या है बच्चों, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये होता है अपना, है ना, और ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है ये वाला अपना। तो ये आइसोप्रोपिल बेंजीन की रिएक्शन किससे कराई जाती है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्शन कराई जाती है बच्चों, यहाँ से ये CH, ये CH3 और ये CH3, ये जो CH आपको दिख रहा है इसके बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और ये H आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है आपको बच्चों, आपको फिनॉल दिख रहा है, फिनॉल कहाँ दिख रहा है, एक तो ये बेंजीन दिख रही है और एक OH रहा। अब जो बच गया ना, ये बच गया अपना ऊपर वाला, देखो कौन सा बच गया, ये बच गया अपना ये वाला, दिख गया आपको, ये जो बच गया ना ये कहलाएगा अपना एसीटोन। तो ये तो हो गया बच्चों अलग, और जो बच गया वो क्या कहलाएगा अपना फिनॉल। तो ये थोड़ा सा ये वाली चीज़ है, आपको दिख रही हो तो ये वाली चीज़ है अपने पास, है ना, ये चीज़ है। आगे देख लो बच्चों, फिनॉल से बेकेलाइट, नया पेज ओपन कर लेते हैं फिनॉल से बेकेलाइट को बनाने के लिए। बच्चों वैसे मैं आपको कहूँ तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, फिर भी मैं कर देती हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगी, मैम कराया क्यों नहीं है आपने। तो ये बच्चों फिनॉल है, क्योंकि जब पॉलीमर पढ़ते हैं ना बच्चों, जब काम में आता है ये फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को CH2O भी लिखा जा सकता है। इसकी जो अपनी ऑर्थो पोजीशन है ये वाली, इस H को यहाँ से हटा दीजिए और इसके पास लगा दीजिए, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल बन गया और पैरा प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो दोनों है ये आपस में संघनित होकर फिनॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। बच्चों मैं तो आपसे नहीं कहूँगी इस स्ट्रक्चर को याद करने के लिए, फिर भी आपको लगता है कि हमने याद करनी चाहिए तो आप याद कर लीजिएगा। मैं बेकेलाइट की स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, मेरे को यहाँ पे 4, मैं समझाऊंगी नहीं बच्चों बेकेलाइट की स्ट्रक्चर, क्योंकि टाइम लग जाएगा ज़्यादा और फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मैंने यहाँ से 4 फिनॉल मॉलिक्यूल लिखे, ठीक है, ऊपर की तरफ हमने CH2 जोड़ा, नीचे की तरफ जोड़ा, यहाँ से CH2 जोड़ा, यहाँ CH2 जोड़ा, और उसके बाद जो बच गया उसको इस तरह से हमने हटा दिया और ये बच गया बच्चों अपना बेकेलाइट। ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। बेकेलाइट क्या होता है, जो ये स्विच वगैरह देखते हो ना बच्चों आप, जो स्विच होते हैं ना अपने प्लग वगैरह जो होते हैं बिजली के, ये होते हैं बेकेलाइट के बने हुए। आगे देखो फिनॉल से बेंजीन, ये तो बड़ा आसान और याद भी कर लेना बच्चों। ये फिनॉल है, जिंक चूर्ण से क्रिया करा दीजिए और यहाँ से बन जाएगा अपना बेंजीन, और ये ZnO जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आने लायक है। शून्य कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है कि रासायनिक, किसी भी रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया वेग में या वेग नियम में सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग अगर शून्य हो जाता है तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या हम कैसे कह सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जहां अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की शून्य घातों के समानुपाती होता है। जैसे मैंने कह दिया ये अभिक्रिया है अपने पास, देखिए स्टूडेंट्स अपने पास ये होता है ना R बराबर K, तो ये मान लीजिए कोई रिएक्टेंट दे दिया, इसे 0 कह देते, तो अभिक्रिया वेग में शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है वेग नियम में। वैसे भी आप इसे बुक से याद कर लेंगे बच्चों समीकरण को। तो नेक्स्ट बता देती हूँ, वेग नियतांक के अभिक्रिया सांद्रता और टी हाफ में संबंध। बच्चों पूरा डेरिवेशन है, संबंध स्थापित करने को बोल रहा है। मैं आपको यहाँ पूरा डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, मैं आपको सीधा संबंध बता रही हूँ, टी हाफ बराबर A/2K होता है। आगे कह रहा है कि 10 से 6 लीटर मोल पर लीटर होने में 2 सेकंड का समय लगता है किसी शून्य कोटि में। तो वेग नियतांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वेग नियतांक अगर हम इसको ज्ञात करें तो उसका सूत्र होता है K बराबर x/T। x होता है प्रोडक्ट की मात्रा, या हम ऐसे कह सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 10, अंतिम सांद्रता कितनी है 6, समय कितना है 2, तो 4/2 कितना आ गया 2। इसका मतलब आंसर आ गया 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। बच्चों ये भी आप कर लेंगे, ये R बराबर K और A की घात कितनी लिख दी मैंने 1 लिख दी, तो परिभाषा आप देख लेंगे। संबंध स्थापित वही फिर से देखो सेम क्वेश्चन कर दिया। तो अपने पास अर्धायु काल का संबंध होता है T हाफ बराबर 0.693/K। एक क्वेश्चन दे रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक कितना है 60 है, अर्धायु काल बताइए, तो 0.693/60 हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। pH 3 का क्वथनांक अमोनिया से कम क्यों होता है, तो हम सीधा बता दें कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया में क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
जबकि फास्फीन में, सॉरी ये जो PH3 इसको बोलते हैं अपन फॉस्फीन, जबकि फॉस्फीन में ऐसा नहीं होता। बच्चों एक चीज़ और हम बता दें आपको कि फॉस्फीन तो होता है PH3, जबकि COCl2 होता है फॉस्जीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, वर्ग 18 के तत्वों का परमाणु तुलनात्मक रूप से बड़े क्यों होते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये बात बता दें हम आपको, वर्ग 18 के तत्व के जो होते हैं वो एक परमाणु होती हैं, एक परमाणु गैसें हैं। ठीक है, दूसरी बात, वर्ग 18 के तत्वों में वान डेर वाल त्रिज्या ज्ञात की जाती है। कौन सी त्रिज्या होती है? वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है? जैसे हमने हीलियम की निकालनी है तो हीलियम का एक परमाणु और दूसरा हीलियम का एक परमाणु जो सबसे ज़्यादा पास होंगे, इन दोनों की बीच की दूरी का आधा भाग, मतलब इनके नाभिक से इनकी बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वान डेर वाल। जबकि बाकी जो 17वें वर्ग तक होती है बच्चों, वो सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात की जाती है या धात्विक त्रिज्या ज्ञात की जाती है। सहसंयोजक त्रिज्या जैसे ऑक्सीजन के लिए निकालनी है तो एक ऑक्सीजन का एटम है अपने पास और दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ये O2 है, तो हमने इस तरह से लिख लिया इसको। इनकी नाभिक की दूरी हो गई, क्योंकि दो ऑक्सीजन परमाणु ना, एक ऑक्सीजन का ये और एक ऑक्सीजन का ये, इनके बीच की दूरी का आधा। तो आप सीधा आंसर बता सकते हैं कि वर्ग 18 के तत्वों की वान डेर वाल त्रिज्या ज्ञात की जाती है जो सबसे अधिक होती है। IF7 की संरचना, बच्चों IF7 का सबसे पहले आप संकरण निकालिए, क्या होगा? आयोडीन कौन से वर्ग में आता है बच्चों? 17वें वर्ग में। तो भायतम कोश में इतने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। फ्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं? 7 बट्टा कितना रहा? 2। तो 7 और 7 14/2 कितना आया? 7। आंसर क्या आया? sp3d3, यही आएगा आंसर। अब इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? sp3d3 में आपको एक पंचकोण बनाना होगा, बीच में आयोडीन को रखना होगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पंचभुजीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर। सब पे क्या लगा दोगे बच्चों? F लगा दोगे, तो ये हो गया अपना IF7 का स्ट्रक्चर। आगे कहता है वर्ग 18 के तत्व अक्रिय होते हैं क्यों? आंसर क्या है? क्योंकि इसके भायतम कोश के विन्यास पूर्ण होते हैं, या हम कह सकते हैं इनका अष्टक पूर्ण होता है, इनके कोश पूर्ण होते हैं, इनका विन्यास NH2NP6 होता है जो कि क्या है? पूर्ण पूरित विन्यास है। अतः यह किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं इनका विन्यास पूर्ण पूरित होने के कारण। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो दे रखा है आपको 2 क्वेश्चन, ये बहुत ही मतलब आपको अलग से क्वेश्चन दिखेंगे, ज़्यादा जनरली ये पूछे नहीं जाते हैं, जनरली आपको बुक में मिलेंगे भी नहीं। तो मैं आपको आंसर सॉल्व करवा देती हूँ। क्या होता है जब सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ उबालते हैं तो बच्चों सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2SO3। सोडियम सल्फाइड इजीली सूत्र है, याद करने की जरूरत नहीं है। सोडियम आयन, ये सल्फाइड आयन, वैलेंसी इंटरचेंज कीजिए, सूत्र बन जाएगा सोडियम सल्फाइड। किसके साथ उबाल रहे हैं? सल्फर के साथ। जब सल्फर के साथ उबालते हैं तो सल्फर जो होता है ये गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है, या आप ऐसा लिख लो, केवल ऐसा लिख लो, तो बनता है NH2H2O3, जिसको हम बोलते हैं बच्चों हाइपो। तो आप कह सकते हो हाइपो का निर्माण होता है, सोडियम थायोसल्फेट का निर्माण होता है। सीधी सी बात है, जो ये अपने पास सल्फर है ये डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, Ki एवं स्टार्च विलयन में, Ki और स्टार्च जो विलयन है इसमें क्लोरीन वाटर मिला दिया जाए तो इसका रंग नीला हो जाता है, क्यों? अब मैं आपको देखो बहुत अच्छी चीज सिखाती हूँ। Ki का मतलब क्या है? आयोडाइड आयन। रिएक्शन किससे हो रही है बच्चों? क्लोरीन आयन, क्लोरीन से हो रही है। तो जो अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ते हैं ना, उसके अंदर हमें ये देखना है कि क्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन, अगर हम इन दोनों की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्लोराइड जो होता है, क्लोरीन जो होता है, इसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है। इसका मानक अपचयन विभव, सॉरी क्लोराइड का नहीं कहेंगे, मानक अपचयन विभव क्या होता है इसका बच्चों? क्लोरीन का क्या होता है? ज़्यादा होता है। और मानक अपचयन विभव ज़्यादा होने के कारण ये हमेशा अपचयन की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। और जो अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा तो क्लोरीन तो किस में चेंज आता है? क्लोराइड आयन में। और जब ये, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लोरीन जो होता है, आयोडीन जो आयोडाइड आयन जो होता है वो क्लोरीन के कहाँ आता है? नीचे आता है। और दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं इसका मानक अपचयन विभव ज़्यादा होता है, तो इसमें अपचयन की प्रवृत्ति होती है। तो आयोडाइड आयन क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, और ये I2 में चेंज हो जाता है। जैसे ही I2 में चेंज होता है, यह क्या करता है? इस क्लोरीन इसमें नीला रंग प्रदान कर देता है। तो यही कह रहा है कि Ki और स्टार्च विलयन में अगर क्लोरीन जल मिला दिया जाए तो ये नीला रंग दे देता है। ये आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर तुरंत नीला रंग दे देता है। समझ में आया आपको? सीधी सी बात आप कहेंगे कि क्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
इसका अपचयनी भाव I से ज़्यादा होता है, आयोडीन से ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका तो होता है अपचयन, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जो कि I माइनस का होता है ऑक्सीकरण, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है, और ये आयोडीन स्टार्च से मिलकर नीला रंग दे देती है। वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, क्यों? अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है बच्चों ये तो। हैलोजन का मतलब क्या होता है? लवण बनाने वाले तत्व। हैलोजन का मतलब क्या होता है? लवण बनाने वाले। अब वर्ग 17 में आते कौन कौन से हैं? FCl-BrI, तो F की हम बात करें तो हम कह देते हैं यहाँ से NaF, Cl की बात करें तो NaCl, Br की बात करें तो NaBi, NaBr, ये सब क्या बना रहे हैं? लवण। तो इसमें लवण बनाने वाले तत्व होते हैं, इसीलिए इसे हैलोजन कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों अपना, फिर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी से ज्यादा क्यों है? सीधी सी बात है, विद्युत ऋणता क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? जिसका नाभिक आवेश ज्यादा होता है। नाभिक आवेश ज्यादा किस होता है? जिसका परमाणु आकार बच्चों कैसा होता है? छोटा होता है। सीधा आंसर आ गया, फ्लोरीन का साइज अपने पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा होता है, या छोटा तो अपन ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इसका नाभिक आवेश क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका साइज छोटा होने की वजह से इसका विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। आगे देखिए, फिनॉल की अम्ल सामर्थ्य कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में बहुत कम होती है। बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क करो इस पे। देखो क्यों होती है फिनॉल की अम्ल सामर्थ्य? क्यों होती है? क्योंकि फिनॉल से जब H+ बाहर निकलता है बच्चों, मैं थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करूंगी बच्चों, तो क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन बनता है। इस फिनॉक्साइड आयन की कितनी अनुनादी संरचना बनती है? 5। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात अगर हम करते हैं बच्चों, तो यहाँ से कौन सा आयन बनता है? कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कार्बोक्सिलेट आयन है, जब इसकी अनुनादी संरचना बनेगी तो ये बनती है, इतना भी हमको पता है। अब इसके बाद हमने क्या करनी होगी? इसकी अनुनादी संरचना को हमने इस तरह से दिखाना होगा, -½ इस तरह से दिखा सकते हो। क्यों दिखा सकते हो -½ थोड़ा और ढंग से यहाँ लिख देते हैं। ये देखो RC ऑक्सीजन ऑक्सीजन, -½ मतलब ये जो माइनस चार्ज है वो आधा तो इस ऑक्सीजन पर है और आधा किस पर है? इस ऑक्सीजन पर है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ है ना आपके सामने, देखो बच्चों, ये आयन बना कार्बोक्सिलेट आयन और यहाँ बना कौन सा आयन? फिनॉक्साइड आयन। तो इन दोनों में ज़्यादा स्थायी कौन सा है? इन दोनों में ज़्यादा स्थायी पड़ता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों पड़ता है? आप कहेंगे फिनॉक्साइड आयन की तो 5 अनुनादी संरचना है, इसकी तो 2 ही है। तो हम आपको बता दें, स्थायित्व का सीधा संबंध होता है जो पूरी तरह से उदासीन हो जाए। हम कह दें एसिटिक अम्ल ज़्यादा स्थायी है कि कार्बोक्सिलेट आयन? मैं कहूँगी एसिटिक अम्ल है। क्यों है? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, ना माइनस ना ही प्लस, जो उदासीनता की तरफ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पूरा की पूरा माइनस आवेश के लिए एक ही ऑक्सीजन होता है, जबकि यहाँ पर ऋणावेश दोनों ऑक्सीजन में समान रूप से वितरित हो जाता है। इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ इसकी अम्लता बढ़ जाती है। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन अच्छा है। फिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, अम्ल सामर्थ्य बताइए। अब आप खुद ही बता देंगे, देखना किसकी कितनी होगी। ये तो फिनॉल है। आगे कहता है 4 नाइट्रो, तो ये 1 2 3 और ये 4। फिर कहता है 2,4 डाइनाइट्रो, इसका मतलब हो गया ये, है ना, और 2,4,6 का मतलब हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो क्या होने वाला है। सीधी सीधी अम्लता पड़ती है बच्चों, -I पे डिपेंड करती है। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक -I है, यहाँ 2 -I हैं, और यहाँ कितने हैं? तीसरे वाले में इसके अंदर 3 है। साफ भी देख सकते हो बच्चों, यहाँ से इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 हैं, और इसके अंदर कितने हैं? 3 हैं। तो सबसे ज़्यादा अम्लता किसकी होगी? इसकी होगी। उससे कम इसकी होगी, उससे कम इसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी? फिनॉल की होगी। आगे देख लो बच्चों, एनिसोल और फेनिटॉल की स्ट्रक्चर बनाइए। बहुत आसान है बच्चों, दोनों ही ईथर है, मैं आपको बता दूं। ये तो हो गया आपका एनिसोल, ठीक है, मेथॉक्सीबेंजीन, और यहाँ मैथिल की जगह एथिल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये फेनिटॉल। तो ये हो गया अपना आंसर सॉल्व। चलो थोड़ा सा और बच रहा, फटाफट कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक लगभग समान अनुभार वाले एल्कोनों से उच्च होते हैं। कहने का मतलब हो गया, अगर मैं आपसे कहूँ CH3COOH, है ना, तो यहाँ पे 2 कार्बन का है
और यहाँ पर मैंने लिख दिया C2H6। तो वो कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। वाष्प अवस्था में भी इनमें हाइड्रोजन बंध खत्म नहीं होता है। आगे कह रहा है एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। बच्चों ये समझा देते हैं हम आपको। ये एसीटोन है, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3MgBr मतलब ग्रीनियर अभिकर्मक से। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। तो ये MgBr इस पे लगा दो, लगा दिया, और इस पे माइनस आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अब इसको जल अपघटित कर दो तो यहाँ H और यहाँ OH, ये HOH भी क्यों आए चलो बता देते हैं। ऑक्सीजन पे माइनस, Mg पर प्लस, तो H पे प्लस और OH पे माइनस, यही होता है। फिर इसके बाद ये हट जाएगा, जो आंसर आएगा वो देख लो, मैं यहाँ बना देती हूँ, आप मैच कर लीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है। अब बताओ ये तृतीयक ब्यूटिल है कि नहीं है। तृतीयक ब्यूटिल ही है बच्चों। एक कार्बन देखो ये तृतीयक है कि नहीं है, तो ये कार्बन तृतीयक है तो ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। आगे कहता है ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अल्कोहल में विभेद कीजिए। ये वाला करवा रही हूँ बच्चों, क्वेश्चन है ना। तो बच्चों अब ये पूरा नहीं कराऊंगी, आपको मैं वर्बली समझा देती हूँ। ल्यूकास अभिकर्मक होता है बच्चों ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन अल्कोहल से की जाती है तो बनता है हमारा RCl, जिसका बनता है सफ़ेद अवक्षेप या सफ़ेद रंग की आविलेता आती है, वाइट टर्बिड हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। तो तृतीयक अल्कोहल में तो ये तुरंत हो जाता है, जैसे ल्यूकास मिला है तृतीयक अल्कोहल क्या हो जाता है, पूरा पूरा सफ़ेद सा हो जाता है। द्वितीयक वाले में ये थोड़ी देर में होता है, और प्राथमिक वाले में कमरे के तापमान पर कोई अभिक्रिया होती ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत देर तक भी नहीं होती, बहुत स्लो एक्टिविटी होती है। कारण इसका होता है क्योंकि इसके अंदर 3 डिग्री कार्बन आयन बनता है तृतीयक अल्कोहल में। आगे है मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता होती है कि अपने पास 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या, ये तो होती है मोलरता। अब मोलर चालकता होती है बच्चों 1 मोल विलेय पदार्थ जिस विलयन में घुला होता है वो कहलाती है उसकी मोलर चालकता, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहेंगे 1 लीटर में घुला हुआ है, तो 1 मोल पदार्थ की जो चालकता होती है वही मोलर चालकता कहलाती है। आगे कहता है तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बच्चों बढ़ती है हमेशा, क्योंकि एक अगर आप पानी भी मिला दोगे तो पदार्थ फिर भी क्या रहने वाला है, 1 मोल रहने वाला है। पानी बढ़ाने से पदार्थ की मोलरता में कोई अंतर नहीं आ रहा है, पदार्थ 1 मोल ही रहने वाला है। मान लीजिए पहले पानी इतना था, इसके अंदर 1 मोल पदार्थ ऐसे मिला हुआ है, सारे कण क्या है इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब आपने पानी बढ़ा दिया और पानी कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। पानी ज़्यादा होती कण कैसे होगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, दूर दूर हो गए ना। और कण दूर दूर होते ही जल्दी अच्छी चालकता होती है क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है, तो सीधा आंसर है बढ़ती है। आगे देख लो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन, 98 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता का सूत्र लिख देते हैं पहले हम, तो वो होता है लैम्डा m बराबर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, आ सकता है इस बार पेपर में, कप्पा इंटू 1000 बटा m, ठीक है। कप्पा कितना है, कप्पा अपने को दिया हुआ है 2.8 गुणा 10 की घात -6 इंटू 1000। m का मतलब क्या है, मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है, WA इंटू 1000 अपॉन MA गुणा V। अब देखो WA कितना दे रखा है 98, ठीक है। H2SO4 का अगर आप निकालोगे मोलरता मतलब मोलर मास मतलब अणुभार निकालोगे तो कितना आएगा 98। ये कितना दे रखा है, ये 500 दे रखा है। सॉल्व करोगे कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, तो इसका मतलब एम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जो भी आप सॉल्व करेंगे बच्चों वो आंसर यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। कर लोगे ना इतना तो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भाई, सीधे से हो रहा है 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1.4। अब इसके बाद सॉल्व करें 10 ही हाथ है। तुल्यांक चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक की जो चालकता होती है वही तुल्यांक की चालकता कहलाती है। तनुता बढ़ाने पर डेफिनेटली बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी। तो सिमिलर क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर मोलर का नीचे तुल्यांक का। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र भी सेम है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर नीचे क्या आएगा सांद्रता, सांद्रता क्या नॉर्मलता, नीचे क्या आएगी नॉर्मलता। नॉर्मलता का सूत्र देखना होगा, WA इंटू 1000 अपॉन तुल्यांक की भार गुणा V। W कितना दे रखा है 49 दे रखा है बच्चों। अब ये जो 49 दे रखा है इसमें
अब तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटा संयोजकता होता है। अणुभार कितना है H2SO4 का, वो होता है 98। संयोजकता कितनी है 2, क्योंकि H2SO4 में कितने आयन देता है 2, इसीलिए आंसर कितना आएगा 49। तो तुल्यांकी भार कितना आ गया बच्चों 49 आ गया। ये कीजिए क्या रख दो 49, कितना दे रहा है ये इसको 250 ml। 49 से 49 ये इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाने वाला है बच्चों 4, एन की जगह क्या आ जाएगा 4, कप्पा की जगह क्या आ जाएगा 2.8 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 7 28.7 गुणा 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 3। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो डिजिट आप सॉल्व करना जानते ही हैं। ठीक है ना, चलो बच्चों अपना ये पेपर ख़त्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, इतना ही मॉडल पेपर था, सेकंड था। बच्चों आगे के मॉडल पेपर के लिए प्लीज़ मेरे पास कमेंट्स में मत लिखिएगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं निश्चित रूप से आगे के मॉडल पेपर भी टाइम टू टाइम बना दूंगी। बच्चों मेरे को एक्चुअली क्या और भी चीज़ें करनी है, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए लाने की। मैकेनिज़्म का एक वीडियो बच्चे मांग रहे हैं काफ़ी टाइम से, मैं मैकेनिज़्म का वीडियो बनाऊँगी इससे पहले, मॉडल पेपर सॉल्व करवाने से पहले स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों एनसीईआरटी के बच्चे जो इस साल आए हैं प्लीज़ उन तक इस चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर आपके शेयरिंग पर ही ये चैनल डिपेंड करता है, नहीं तो फिर ये चैनल की पढ़ाई जो है वो आपके बाद 1 महीने के बाद स्टॉप हो जाएगी, चैनल यहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि चैनल आगे तक और बच्चों तक पहुंचता रहे तो प्लीज़ मैम की हेल्प कीजिएगा, आगे इस चैनल को बच्चों तक शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।